साइंस फिक्शन की इस कथा यात्रा में आप सबका फिर से स्वागत है और आज हम सुनेंगे श्री जयंत विष्णु नार्लिकर जी की कथा एक विदेशी भुजा। दोस्तों, हमको ऐसा लगता है कि इस पूरे सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर जीवन है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो, लेकिन उसकी ठीक और सटीक जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो। तो यह एक आभासी परिस्थितियों को दर्शाती रोचक विज्ञान कथा है जिसका नाम है एक विदेशी भुजा। यह कहानी है मंगल ग्रह में उपस्थित भूमिगत ग्रहवासी छोटे बच्चे टिल्लू की और उसके वैज्ञानिक पिता की, तथा उस देश के नागरिकों की जो अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसके साथ ही पृथ्वी और पृथ्वी के अंतरिक्ष मिशन की कहानी के साथ जोड़कर एक अत्यंत रोचक कहानी प्रस्तुत है एक विदेशी भुजा। टिल्लू, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि उस तरफ मत जाया करो, लेकिन फिर पापा आप उस तरफ क्यों जाते हो? क्योंकि यह पापा का काम है टिल्लू। उस तरफ एक भूमिगत गलियारा था। टिल्लू के पापा रोजाना उस गलियारे से होकर अपने काम पर जाते थे और रोजाना उसी दिशा से वापस भी आते थे। उस रास्ते के अंत में क्या है जिस पर टिल्लू को जाने की मनाही है? यह जानने की जिज्ञासा न केवल टिल्लू को थी, बल्कि उनकी बस्ती के बहुत से अन्य लोगों को भी थी। टिल्लू के पापा उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्हें उस रास्ते से गुजरने की अनुमति थी, और जब कभी टिल्लू अपने पापा के पीछे पीछे जाने की जिद करता तो उसकी अपनी मम्मी के साथ इस तरह की नोकझोंक अक्सर हो जाया करती थी। पर आज तो टिल्लू की मुराद पूरी हो ही गई। उसके पापा दोपहर का खाना खाकर घर पर मीठी नींद ले रहे थे। उनका सिक्योरिटी कार्ड टिल्लू के हाथ लग गया। अपनी मम्मी की चौकन्नी नजरों से बचकर वह गलियारे की ओर बढ़ गया जहां सबका जाना मना था। रास्ते में फौलाद का एक मजबूत दरवाजा था। टिल्लू अक्सर देखता था कि उसके पापा अपने जादुई कार्ड को एक खांचे में डाल देते हैं, जिसके बाद दरवाजा तुरंत खुल जाता है। उसने भी वैसा ही किया और दरवाजा बिना कोई शोर किए खुल गया। अंदर रोशनी से नहाया हुआ एक गलियारा उसे अपनी ओर बुला रहा था। दीवार के एक खांचे से बाहर निकले कार्ड को फुर्ती से पकड़ता हुआ टिल्लू बेधड़क गलियारे में घुस गया। आगे रास्ता कुछ ऊंचा होता जा रहा था। वह गलियारा जमीन के नीचे बसी बस्ती से ऊपर ग्रह की सतह तक जाता था। टिल्लू को उम्मीद थी कि अगर ऊपर दिन हुआ तो सूर्य दिखेगा और रात हुई तो तारे नजर आएंगे, जिसके बारे में वह काफी कुछ पढ़ चुका था। पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। सुरक्षा व्यवस्था टिल्लू की उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। छिपे हुए उपकरणों ने पहले ही पता लगा लिया कि कोई नन्हा घुसपैठिया सुरंग में घुस आया है। उन्होंने उसकी तस्वीर भी उतारकर केंद्रीय ब्यूरो को भेज दी, जहां उसकी पूरी जांच पड़ताल हुई। वह मुश्किल से 10 कदम ही चला होगा कि एक मजबूत हाथ ने उसके कंधे को थाम लिया और फिर सुरक्षा कर्मियों ने सख्ती नरमी बरतते हुए उसे घर तक पहुंचा दिया, जहां मां बेचैनी से उसकी राह देख रही थी, साथ ही नाराज भी थी। और जब मां की डांट डपट जारी थी, तब टिल्लू को अप्रत्याशित रूप से पापा की मदद मिली। प्रिय, मुझे उसे समझाने दो, पापा ने कहा, जो उसी वक्त सोकर उठे थे। अगर इसे अच्छी तरह समझाया जाए तो यह ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। इतना कहकर पापा ने समझाना शुरू किया। सुनो टिल्लू, मैं वहां ऊपर सतह पर काम करता हूँ, जहां कोई साधारण आदमी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वहां की हवा सांस लेने के लिए बेहद विरल है और वहां का तापमान भी इतना कम है कि तुम उसमें जम जाओगे। लेकिन पापा, फिर आप जिंदा कैसे रहते हैं? क्योंकि मैं वहां पर एक विशेष प्रकार का सूट पहनकर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता हूं। इस तरह मैं अपने को गर्म रख सकता हूं।
और मेरे विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए जूते ऊपर की सतह पर चलने में मेरी मदद करते हैं। इन सब से बढ़कर मुझे ऐसी सतह पर जीवित रहने और काम करने का प्रशिक्षण भी मिला हुआ है। एक वक्त था जब हमारे पुरखे सतह पर प्राकृतिक तौर पर रहते थे। दरअसल वे करोड़ों वर्षों तक ऊपर की सतह पर रहे। फिर वक्त बदलने लगा। वही सूर्य जो हम सबको जीवन देता था, अचानक ही हमसे प्रतिकूल होने लगा। हालांकि उसमें मामूली सा बदलाव ही आया, लेकिन उतना बदलाव ही हमारे ग्रह पर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी था। सबसे पहले पक्षी विलुप्त हुए, उसके बाद जानवर और मछलियां भी इस बदलाव को नहीं झेल सकी। हम इंसान भी केवल इसलिए बच सके क्योंकि हमारे पास बेहतर तकनीक थी, लेकिन हमें भी जमीन के नीचे बसने को मजबूर होना पड़ा। भला हो सौर ऊर्जा का, जिसकी मदद से हम कृत्रिम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को सुखमय बना सके। लेकिन जो मशीनें हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं, उन्हें हमेशा अच्छी तथा चालू हालत में रहना चाहिए। इनमें से कुछ मशीनें ऊपरी सतह पर हैं और मैं उस दल में हूँ जो इन मशीनों की देखरेख करने और उन्हें दुरुस्त रखने के लिए जिम्मेदार हैं। पापा, क्या मैं भी बड़ा होने पर इस दल में शामिल हो सकता हूँ? जरूर, अगर तुम चाहो तो, पापा ने कहा। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले एक अच्छा लड़का बनना चाहिए और माता पिता का कहना मानना चाहिए। हमेशा की तरह मम्मी ने बात पूरी की। अगले दिन जब टिल्लू के पापा काम पर पहुंचे तो कंट्रोल रूम में अच्छा खासा उत्साह था। सभी लोग बड़े से टीवी स्क्रीन के चारों ओर जमा थे। काले पर्दे पर केवल एक चमकदार बिंदु दिखाई दे रहा था। पिछली पाली के सुपरवाइजर ने बताया है कि यह कोई सितारा नहीं है, क्योंकि इसकी स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। हमारे कंप्यूटर ने इस चीज का मार्ग बताया है, यह सीधे हमारी ओर आ रही है। कोई अंतरिक्ष यान है? टिल्लू के पापा ने पूछा। अब तक नई पाली के सदस्य भी वहां इकट्ठे हो गए थे। हम भी यही सोचते हैं, परंतु इस पर नजर रखने की जरूरत है। एक अंतरिक्ष यान कहां से आया? उनके ग्रह को छोड़कर पूरे सौरमंडल में कहीं भी जीवन के स्थान नहीं मिले थे। टिल्लू के पापा को याद था कि सेंट्रल ब्यूरो के अभिलेखागार में इस बात के रिकॉर्ड थे कि प्राचीन काल में उनके ग्रह पर पुरखों का अति विकसित अंतरिक्ष कार्यक्रम था, जिसके द्वारा उन्होंने अपने मानव युक्त व मानव रहित अंतरिक्ष यानों से पूरे सौरमंडल को खंगाल डाला था। इससे यही पता चला था कि वे सचमुच में अकेले हैं। आज ऊर्जा की कमी के युग में और भूमिगत रहते हुए अंतरिक्ष कार्यक्रम चला पाना नामुमकिन था। अब वे अपनी गुप्त स्थिति के आगे से घटनाक्रम पर केवल नजर ही रख सकते थे। पर वे अजनबी कौन थे? केंद्रीय ब्यूरो का सम्मेलन कक्ष इतना शांत था कि बाहरी लोगों को एकदम खाली लगता, पर वास्तव में वह ठसाठस भरा हुआ था। लेकिन केंद्रीय समिति के सभी सदस्य एकदम खामोश थे। वे जानते थे कि राष्ट्रपति कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपके सामने वह रिपोर्ट पेश करूंगा जो मुझे मिली है। जब मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है कि हालत कुछ बदल जाए। राष्ट्रपति ने एक एक करके अपने कागजात करीने से लगाए और दोबारा बोलना शुरू किया। 2 अंतरिक्ष यान हमारी ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल एक तो हमारे ग्रह का चक्कर काट रहा है, जबकि दूसरा कुछ दूर है। हमारा विचार है कि ये यान हमारे पड़ोसी ग्रह से आ रहे हैं। हमें उनका कैसे स्वागत करना चाहिए? नंबर 1, तुम्हारी क्या राय है? नंबर 1 सुरक्षा इंचार्ज था। वह अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उसने कहा, श्रीमान, अगर हम चाहें तो इन अंतरिक्ष यानों को अपनी मिसाइलों से पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं, परंतु यह बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। हमारे पास इन यानों को आसमान में बेकार करने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर यह हमारे ग्रह पर उतरते हैं तो हम उन्हें बेकार कर सकते हैं। हमारी रिपोर्ट कहती है कि इन यानों में कोई जीवित प्राणी नहीं है, इनमें केवल उपकरण हैं। नंबर 2, तुम्हारी क्या राय है? राष्ट्रपति ने समिति के वैज्ञानिक से पूछा। श्रीमान, मेरा सुझाव है
बल्कि हम इन यानों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें और चुपचाप तमाशा देखें। चूँकि हमारे पास इन यानों को भेजने वालों की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए इनके इरादों के बारे में भी हम पूरी तरह से अंधेरे में हैं। अतः अक्लमंदी इसी में है कि अपनी मौजूदगी का खुलासा न किया जाए। अगर हम इन अंतरिक्ष यानों को नष्ट कर दें या इन्हें बेकार कर दें तो हम अपने अस्तित्व का राज खोल बैठेंगे। राष्ट्रपति ने नंबर 3 की ओर देखा, जो एक समाज विज्ञानी था। वह नंबर 2 से शायद ही कभी सहमत होता, पर आज तो दुर्लभ अवसर था। उसने कहा, मैं नंबर 2 से सहमत हूँ श्रीमान, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सतह पर हमें अपनी गतिविधियाँ कम से कम कर देनी चाहिए, ताकि यही लगे कि इस ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। सौभाग्य से हमारी सतह की स्थितियाँ भी ऐसा ही आभास देती हैं। राष्ट्रपति कुछ बोल पाते उससे पहले ही उनका निजी फोन घनघना उठा। उन्होंने रिसीवर उठाया और 1 मिनट तक शांति से कुछ सुना। मित्रों, राष्ट्रपति ने घोषणा की, पहला अंतरिक्ष यान सतह पर उतर चुका है। वह दिन टिल्लू के जीवन का यादगार दिन था। उसी दिन का उसे इंतजार था। पापा उसे अपने साथ कंट्रोल रूम ले गए थे। वहां से वह टेलीविजन के पर्दे पर बाहरी दुनिया का अंतरिक्ष यान देख सकता था। क्या मजाक है पापा, इसमें क्या है? टिल्लू ने पूछा। पापा ने सिर हिलाया। पक्के तौर पर नहीं कह सकता, हमें इसे केवल दूर से देखने की इजाजत मिली है, लेकिन इसके सभी कलपुर्जों पर हमारा नियंत्रण है और अगर यह कुछ शैतानी करता है तो हम इस पर बल प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना कहकर पापा ने शानदार पैनल की ओर इशारा किया, जिस पर कई रंगों के बटन लगे थे। टिल्लू उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहा था। अचानक ही टिल्लू को अंतरिक्ष यान में कुछ हरकत होती दिखी। देखो पापा, यह कुछ करने जा रहा है। कंट्रोल रूम में अन्य लोगों ने भी वह हरकत देखी। सभी की नजरें स्क्रीन पर गड़ गईं। अंतरिक्ष यान में से एक यांत्रिक भुजा बाहर निकल रही थी और सतह की ओर बढ़ रही थी। भुजा ने मुड़कर मिट्टी को छुआ। यह क्या करने जा रही है? सभी लोग पर्दे के पास जमा हो गए ताकि नजदीक से देख सकें। टीवी कैमरे के टेलीस्कोपिक लेंस से यांत्रिक भुजा के सिरे को निकट से दिखाना शुरू किया। टिल्लू का ध्यान कंट्रोल पैनल और उसके आकर्षक बटनों पर लगा था। उन बटनों में सबसे अलग लाल रंग वाला बटन को दबाने की इच्छा उस पर हावी होती जा रही थी। वह आगे बढ़ा और सीटी की तीखी आवाज कंट्रोल रूम में गूंज उठी। अगले ही पल सबका ध्यान टिल्लू पर था। उसके पापा उसे खींचकर अलग ले गए और लाल बटन को उसकी पूर्व अवस्था में ले आए, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। उस अंतरिक्ष यान की यांत्रिक भुजा ने काम करना बंद कर दिया था। दूर धरती पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बुलाए गए पत्रकार सम्मेलन में एक वैज्ञानिक दुनिया भर के पत्रकारों को बता रहा था, वाइकिंग मिशन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ हिचकिचाहट थी। यांत्रिक भुजा परीक्षण के लिए मंगल ग्रह की मिट्टी खोदने ही वाली थी कि उसमें कुछ खराबी आ गई। हमें कारण का पता नहीं चला, पर हमारे टेक्नीशियनों को विश्वास है कि वे इस खराबी को दूर कर लेंगे। थोड़ी ही देर के बाद नासा की ओर से एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। यांत्रिक भुजा दोबारा ठीक काम कर रही है। भला हो हमारे टेक्नीशियनों का, उन्होंने इसे ठीक कर दिया है। अब मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं और परखे जा रहे हैं। जल्द ही हम इस सवाल का जवाब भी खोज लेंगे कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। मंगल ग्रह पर जीवन? हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों में मंगल ही पृथ्वी के सबसे निकट है और इसकी भौतिक परिस्थितियां भी धरती के समान हैं। इसीलिए वाइकिंग मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि मंगल ग्रह पर जीवन मिलेगा, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी और वाइकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर जीवन के कोई निशान नहीं मिले। तो दोस्तों, यह थी कहानी मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह के संबंधों की एक विदेशी भुजा।